नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। जब भी कोई साइक्लिस्ट जा रहा है तो वो आप देखेंगे कोई भी रोड कोई भी बेंड आएगा तो उस पर वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेंड। वो बेंड इसलिए करता है क्योंकि उस केस में अगर लेटर से ये उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये उसकी थीटा अगर वो बेंड कर रहा है तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट फ्रेंड्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। उस केस में आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आर साइन थीटा उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड आर कॉस थीटा जो होगा उसका दैट विल बैलेंस इज वेट दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूँ दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। सो वी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टेन थीटा, जो कि सेम एक्सप्रेशन है। बैंकिंग ऑफ द रोड एंड बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का आपका एक्सप्रेशन सेम है। वो बेंड इसलिए करता है क्योंकि उसमें उस केस में उसकी मैक्सिमम स्पीड आर जी टेन थीटा हो जाती है। बेंडिंग कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? उस केस में बेंडिंग आप देख सकते हैं कितना वो बेंड करे मैक्सिमम। उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसकी बेंडिंग कम से कम हो। अगर ज़्यादा बेंडिंग होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। उसकी बेंडिंग कम से कम होनी चाहिए मींस उसकी स्पीड उस टर्न के ऊपर मिनिमम होनी चाहिए। v शुड बी मिनिमम एंड r शुड बी मैक्सिमम। सो हमेशा उसको दूर से बेंड करना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बड़ा लेना चाहिए। सो ये बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स वो फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो है वर्टिकल मोशन वाला। वर्टिकल सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम घुमा रहे हैं तो उस केस में क्या इक्वेशंस बनती हैं, टेंशन कितनी होती है, वेलोसिटी कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे, वो डिस्कस करेंगे। वो आज का लास्ट टॉपिक होगा। आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट टॉपिक बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक, इसके ऊपर अभी भी जेईई में क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको पहले करवाया था, वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। लेटर से कोई ऑब्जेक्ट जो है एक वर्टिकल सर्कल में हम ऐसे इसको स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और उसको वर्टिकली हम इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं, इस वर्टिकल ऑब्जेक्ट को इसमें ऐसे घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बॉटम वाला पॉइंट है यहाँ पे लेट अस से इसकी टेंशन T है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। सो इस केस में और लेट अस से वो थीटा मूव कर गया यहाँ से यहाँ पे आ गया, लेट अस से मूवमेंट हो गई थीटा। उस केस में थीटा अगर मूव कर गया है तो इसका वेट इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट ये भी थीटा है। सो ये हमारा हो गया mg cos थीटा। सो एट दिस पॉइंट उसकी इक्वेशन क्या होगी? एट दिस पॉइंट लेटर से मैं इसको पॉइंट को k कह लेता हूँ। सो अगर वो पॉइंट यहाँ पे आ गया है, सो ये थीटा है, सो ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल वेट का कंपोनेंट mg नीचे चला गया, ये थीटा हो गया। सो ये हमारा हो गया mg cos थीटा। सो ये होगी हमारी टेंशन T। सो एट दिस पॉइंट जिसको मैंने k कहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? T टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस mg cos थीटा एंड इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में। सो दिस शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, सो दिस शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी है? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब इसमें केसेस डिस्कस करते हैं एक एक करके। जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा फ्रेंड्स H पॉइंट के ऊपर, जब सबसे टॉप वाला पॉइंट है H पॉइंट के ऊपर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एट पॉइंट H थीटा कितना है फ्रेंड्स? थीटा है हमारा 180 डिग्री। सो थीटा 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब cos 180 इज इक्वल टू -1। cos 180 डिग्री कितना हो गया हमारा? -1। सो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? टेंशन एट H पॉइंट कितना हो गया? TH इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा की वैल्यू होगी हमारी -1। सो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी फ्रेंड्स? mv स्क्वायर बाय r माइनस m इंटू जी। अब अगर उसको ये वर्टिकल सर्कल पूरा करना है फ्रेंड्स तो ये टेंशन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो।
अगर ये 0 होगी टेंशन तो इसको वो स्लैक कर जाएगा, वो वहीं से ही नीचे गिर जाएगा। स्लैक मीन्स वहीं से स्ट्रिंग हमारी लूज हो जाएगी। स्ट्रिंग लूज होते ही अगर टेंशन 0 होगी मीन्स स्ट्रिंग लूज है, स्ट्रिंग लूज होते ही वर्टिकली नीचे गिर जाएगा और सर्कल पूरा ही नहीं करेगा। सो टू कंप्लीट द स्ट्रिंग हम ये कहेंगे टू कंप्लीट द मोशन, वर्टिकल मोशन, T at H should be greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 means mv square by r, mv square by r should be greater than or equal to m into g. So this implies v should be greater than or equal to square root of r into g. So इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी हम अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम से कम इतनी हो जानी चाहिए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर। सो कम से कम उसको इतनी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आना चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी के ऊपर इससे पे आ रहा है तो वो सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r इंटू जी स्क्वायर रूट। सो ये फ्रेंड्स क्लियर है। इस पॉइंट के ऊपर हमारी मैक्सिमम स्पीड, इस मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, हमारी मिनिमम स्पीड हमारी इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पे आ रहा है तो सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर इससे कम स्पीड पे आ रहा है तो टेंशन 0 हो जाएगी और टेंशन 0 होते ही वो टेंशन हमारा स्लैक कर जाएगा। सो उसके बाद फ्रेंड्स L पॉइंट की बात करते हैं। मैं L पॉइंट की बात करूं, एट पॉइंट L अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन में अगले टॉपिक जो वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन इस केस में हमारी एनर्जी कंजर्व है टोटल, तो इसमें जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी है दैट इज टोटली किनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। सो एट पॉइंट L जो है हमारी सारी की सारी एनर्जी किनेटिक है, एम वी स्क्वायर L कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू एट H पॉइंट एम वी एच स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसके कंपैरिजन में अगर मैं 0 मान लूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी R प्लस R 2 इंटू आर। सो ये रेडियस R हमने माना हुआ है, सो दिस इज R। सो ये हमारी कितनी हो जाएगी एम जी इंटू 2 इंटू आर। सो दिस इम्प्लाइज वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जी इंटू आर। एम अगर मैं कैंसिल कर दूँ यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू जी इंटू आर। VH की मिनिमम वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, VH की मिनिमम वैल्यू है VH, अगर मैं इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज VH की मिनिमम वैल्यू हमारी है स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर। सो VH शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, सो VL मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे GR आ जाएगा प्लस 5GR, यहाँ पे हो जाएगा 5GR, GR प्लस 4GR 5GR। सो इस पॉइंट पे आके इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी 5GR होगी, मतलब नीचे से उसका मिनिमम वेलोसिटी 5GR होगी, ऊपर जाते थे स्क्वायर रूट ऑफ GR हो जाएगी। सो यहाँ पे इसकी VL की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5GR। और अगर मैं टेंशन पता करना चाहूँ, सो टेंशन का मेरा फॉर्मूला था ये वाला, एट दिस पॉइंट हमारा थीटा कितना है 0 है, एट पॉइंट L हमारा थीटा कितना है 0 है। सो दिस इम्प्लाइज T टेंशन एट L पॉइंट कितनी हो जाएगी हमारी एम वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू में डाल दूँ 5GR डिवाइडेड बाय आर प्लस थीटा 0 मीन्स mg, इसमें ऐड कर दें mg। सो ये पॉइंट ये फ्रेंड्स आप बन जाएगा 5mgr प्लस 5mg प्लस 1mg 6mg। सो यहाँ पे जो टेंशन होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6mg। सो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारी टेंशन हमारी कितनी होगी, मिनिमम टेंशन 6mg होगी। सो ये हमारी 6mg हो जाएगी यहाँ पे। अब फ्रेंड्स बात आती है m पॉइंट की। एट पॉइंट M जो हमारा टेंशन है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, पर हमें इसके लिए पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे एम वी स्क्वायर बाय आर में, तभी हम M के ऊपर हमारी वेलोसिटी पहले पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा M के ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट M। सो एट पॉइंट M की अगर मैं बात करूं L से कंपेयर करूंगा, सो बॉटम L के ऊपर अगर मैं कंपेयर करूं तो पॉइंट M के ऊपर मैं अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं एट पॉइंट M मैं अगर पॉइंट M की बात करता हूं तो वहाँ वेलोसिटी लेट अस है हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, L से कंपेरिजन कर रहा हूँ, L को मैंने 0 माना है, सो mg इंटू 1r, उसकी हाइट कितना ऊपर है mg इंटू आर, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी एल का स्क्वायर। अब वी एल मैं आपको बता चुका हूँ, वी एल की वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी एल कितना होना चाहिए हमारा 5GR होना चाहिए।
यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी एम का स्क्वायर प्लस ये हमारा आ गया एम जी आर। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ दिस विल बिकम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1 एम जी आर कॉमन आ गया 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर इंटू यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ 2/m। सो ये मेरी वी एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं दिस विल बिकम 5 - 2 3 m 2/m के साथ कैंसिल हो जाएगा दिस विल बिकम 3gr। सो वी एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3gr। सो पॉइंट वी एम के ऊपर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 3gr होनी चाहिए। सो सभी पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना बता दिया। यहाँ पे हमारी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ gr, तभी सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कितनी वेलोसिटी बन जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। यहाँ पे कितनी बन जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3gr। यहाँ पे अगर मैं टेंशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 है। सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंशन T ही सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। सो T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ पे आ जाएगा m बाई आर इंटू 3 टाइम्स जी आर। सो दिस विल बिकम 3mg। सो यहाँ पे हमारी टेंशन कितनी होनी चाहिए, 3mg होनी चाहिए। सो ये फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वर्टिकल सर्कल वाला। सो ये मैंने आज कवर किया। सो इन नटशेल आज मैंने क्या क्या कवर किया है एक बार वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स आज हमने जो जो पढ़ा है मैं समराइज कर देता हूँ। आज हमने फ्रिक्शन शुरू किया। सबसे पहले हमने फ्रिक्शन के कॉजेज देखे। 2 थ्योरीज उसमें एक्ट करती हैं फ्रिक्शन के कॉजेज में, एक ओल्ड व्यू है एक न्यू व्यू है। ओल्ड व्यू कहता है कि इरेगुलरिटीज़ होती हैं और दोनों आपस में फंस जाते हैं, जब हम उसको निकालते हैं तो उसके कारण फ्रिक्शन आता है। दूसरी नई थ्योरी कहती है कि नहीं, फंसने वाली बात मतलब एरिया के ऊपर आता है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसमें कॉन्टैक्ट होगा। सेकंड थ्योरी कहती है क्योंकि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो कहती है कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन जाते हैं, चाहे एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम हो, वो बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेज आती हैं। तो ये हमने कॉजेज पढ़े। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी। टाइप्स में हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, जितनी हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट पे आके जब एक्चुअल में बॉडी मूव करना शुरू करेगी, जस्ट स्टार्ट करेगी, उस पॉइंट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जो हमारी रेशियो होती है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमेशा जो हमारा फ्रिक्शन जो हमारी फोर्स लगाई जा रही है उतनी फ्रिक्शनल फोर्स आता जाएगा। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमारे कोफिशिएंट फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, जो कि बाद में कनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। कनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। रोलिंग फ्रिक्शन हमारी कनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगी। उसके बाद हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। लॉज फ्रिक्शन में हमने पढ़ा कि भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट पे डिपेंड करता है। अगर दो चीज़ों का वेट सेम है तो उसमें जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमारा सेम होगा, फ्रिक्शन जो उसमें सेम लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज इज दैट मिनिमम एंगल, जो कि एक इंक्लाइन टेबल को मिनिमम अगर हम कितना इंक्लाइन करेंगे टेबल, रफ टेबल के ऊपर वो ब्लॉक अपने आप नीचे आना शुरू हो जाए, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रीपोज। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन रफ प्लेन के ऊपर हमारी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने वर्क डन पढ़ा। वर्क डन अंडर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के अंडर वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ ए लेवल, जो कर्व्ड रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स ही हमें सप्लाई करती है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें राउंडिंग में टॉपिक में पढ़ा कि फ्रिक्शन की फोर्स कैसे हमें एप्लीकेशन पढ़ा, एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स की एप्लीकेशन देखी हमने कि कैसे राउंडिंग करने पे हमें ये कर्व जो है उसमें राउंडिंग करने पे कैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस कम्स इनटू पिक्चर। उसके बाद हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड ना रहते हुए हमें थोड़ा सा बैंकिंग कर देना चाहिए। बैंकिंग ऑफ द रोड करने से जो नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कॉम्पोनेंट जो होगा वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, के साइक्लिस्ट अपने एक कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स में लाने के लिए हल्का सा बेंड करता है, और उस हल्के से बेंड से उसमें हमने उसका एंगल ऑफ बेंडिंग देखा कितना होना चाहिए। और उसके बाद हमने जो फ्रिक्शन से नॉन रिलेटेड टू फ्रिक्शन टॉपिक एक पढ़ा, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
और आगे मैं और टॉपिक लाता रहूँगा। मैं इसके बाद आपको जो जेई के मेंस के या एडवांस के कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे चैप्टर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस एंड जो नॉर्मल हमारी फोर्स वाले टॉपिक के ऊपर एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर जितने हमारे मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन जो मेरे को अच्छे लगेंगे मैं वो करवाऊँगा। अगली बार मैं फ्रिक्शन के कराऊँगा, उसके बाद मैं कंबाइन कराऊँगा एडवांस, और उसके बाद मैं टॉपिक ख़त्म कर दूँगा। और एक्सरसाइज भी करते रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।